अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम बात सबसे पहले चंद्रयान-3 की करेंगे। चंद्रयान-3 चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और इसरो चीफ के मुताबिक सब कुछ अच्छे से हो रहा है। लिहाजा अब इस मिशन की कामयाबी की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और ऐसे में भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन सकता है। अब तक अमेरिका, रूस, चीन चांद पर अपना लैंडर उतार चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर यह कीर्तिमान रचने का सौभाग्य हिंदुस्तान को मिल सकता है। अभी चंद्रयान-3 मिशन को कुछ और फेज से गुजरना होगा, लेकिन अभी से हर भारतीय को 23 अगस्त का इंतजार है। Here we have a majestic liftoff of LM-3M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. ये वो तस्वीरें हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ाने की तस्दीक कर रही हैं। चंद्रयान-3 चांद के नजदीक पहुंचता जा रहा है। इसरो ने 5 अगस्त को चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान-3 को पहुंचा दिया है। चंद्रयान-3 से चांद का जो नजारा दिखा वो भी सामने आ चुका है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने चंद्रयान-3 से ली गई चांद की पहली तस्वीरें शेयर की हैं। चंद्रयान-3 ने जब चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया तो ये अद्भुत नजारा सामने आया। तस्वीर में बाईं तरफ गोल्डन रंग का जो यंत्र दिख रहा है वो चंद्रयान का सोलर पैनल है और सामने चंद्रमा की सतह पर नीले हरे रंग के कई गड्ढे नजर आ रहे हैं। चंद्रयान-3 ने सफलता के साथ चांद का चक्कर काटते हुए अपनी कक्षा बदली है। अब चंद्रयान-3 चांद के चारों तरफ 1900 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चांद के चारों तरफ अंडाकार ऑर्बिट में यात्रा कर रहा है। चंद्रमा को जाने के लिए चंद्रयान-3 की ट्रेजेक्ट्री कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन की गई कि ये निर्धारित समय पर निर्धारित तरीके से चंद्रमा के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ये जा पहुंचा। फिर रेट्रो बर्न्स जिसको बोलते हैं, यानी कि यान के जो इंजन्स हैं उनको फायर किया जाता है और वो एक बहुत ही नपातुला फायर रहता है जिसमें इस यान की गति को धीमा किया जाता है। गति धीमा होने से यान का झुकाव जो है, उसके पथ का झुकाव चंद्रमा की तरफ हो जाता है और वो अपना ऑर्बिट चंद्रमा के चारों ओर पकड़ लेता है। कक्षा को और कम करने का अगला ऑपरेशन 9 अगस्त को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच तय किया गया है। 9 अगस्त की दोपहर 1:45 बजे करीब इसके ऑर्बिट को बदलकर 4 से 5000 किलोमीटर के ऑर्बिट में डाला जाएगा। 14 अगस्त की दोपहर इसे घटाकर 1000 किलोमीटर किया जाएगा। 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद के ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग कराई जाएगी। Chandrayaan-3 is going very well. Lands on 23rd. There will be a series of maneuvers. So everything is going fine now. Satellite is healthy. 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद से चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की करीब 2/3 दूरी तय कर ली है। अब 23 अगस्त तक का दिन इसरो के लिए बेहद अहम है। बहुत ही क्लिष्ट प्रक्रिया है और उस समय देखेंगे कि किस तरह से ये धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर इसको उतारा जाएगा और वो करीब 15 मिनट का समय होता है जिसके अंदर ये उतार होती है। उसमें अलग अलग क्षणों में अलग अलग तरीके से चंद्रयान के लैंडर रोवर को उसकी स्पीड को ज़रा कम किया जाता रहेगा ताकि आखिर में टच डाउन के समय उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड की होनी चाहिए। यद्यपि इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा गति हुई तो लैंडर को इस बार काफ़ी केयर के साथ तैयार किया गया है। ये ज़्यादा मजबूत है, इसमें इसकी जो प्रणालियां हैं वो भी ज़्यादा शुद्ध हैं और लेज़र बेस्ड हैं और इसके साथ साथ जो है ये 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर टच डाउन होता है तो उसके लिए भी इसमें टॉलरेंस है। चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लॉन्च किया गया था, जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंचा है। साफ है कि हिंदुस्तान कीर्तिमान गढ़ने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें उस गौरवपूर्ण पल को दिखाया गया है जब भारतीय तिरंगे के साथ विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा और इसके साथ ही हिंदुस्तान जश्न में डूब जाएगा। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल से लेकर हर तरफ उत्सव सा माहौल होगा। लाइट शो से ताजमहल जगमगाने लगेगा।
AI के जरिए ये भी दिखाया गया है कि सफल लैंडिंग की जीत का जश्न मनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के साथ शामिल होंगे। चंद्रयान 3 का चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश इसरो के महत्वाकांक्षी 600 करोड़ रुपए के मिशन में मील का पत्थर साबित हुआ है। अब हर भारतीय 23 अगस्त का इंतजार कर रहा है। इसी दिन विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंद्रयान 3 की कामयाबी पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आइए जानते हैं कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर क्या कह रहा है वैज्ञानिक टीवी वेंकटेश्वरन। चांद में सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत मुश्किल है, उधर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसलिए पैराचूट या विंग्स इस तरह से कुछ भी आप प्रयोग नहीं कर सकता है। किस रॉकेट से धरती से चांद में लेके गया, उसी रॉकेट प्रिंसिपल को यूज करके उसको नीचे लेके आना है। आप चांद के ऊपर नीचे एक रॉकेट को या यान को आप नीचे लेके करने समय उसका ग्रेविटी उसको खींचेगा। वो ग्रेविटी के अगेंस्ट रॉकेट को यूज करके उसका स्पीड को, गति को कम करके एक सॉफ्ट लैंडिंग करना है। एक बहुत मुश्किल है, सिंपल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अभी तक सिर्फ 3 देश इसमें सक्सेस हुआ है, सोवियत यूनियन, अमेरिका एंड चीन। जापान एंड इसराइल ट्राई किया है, फेल्यूर हो गया है। हम होगा ये अगस्त 23 को हम सक्सेस हो गया तो 4th कंट्री टू डू सो, सॉफ्ट लैंड ऑन मून। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्ञानवापी सर्वे की। लगातार चौथे दिन आज ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ। एएसआई की टीम ने आज भी सर्वे का अपना काम पूरा किया और इस बीच त्रिशूल को लेकर किए जा रहे हिंदू पक्ष के दावे को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से उस पर ऐतराज जताया गया है। हालांकि हिंदू पक्ष के वकीलों ने उन बातों को गलत बताया जिसमें मूर्तियां या फिर त्रिशूल मिलने की बात कही जा रही है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे लगातार चल रहा है। शुक्रवार से शुरू हुआ ये सर्वे सोमवार को भी जारी रहा। हिंदू पक्ष को भरोसा है कि सर्वे के बाद ज्ञानवापी को लेकर चल रहा विवाद थम जाएगा और मंदिर के पुख्ता सबूत सामने आ जाएंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष सालों से मस्जिद होने की बात कह रहा है। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में गुम्बद और खम्बों की वीडियोग्राफी कर चुकी है। इस दौरान दीवारों, गुम्बदों और खम्बों पर बने अलग अलग चिन्हों को रिकॉर्ड किया गया है। त्रिशूल, स्वास्तिक, घंटी, फूल जैसी आकृतियों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई है। हर आकृति की निर्माण शैली, उसकी प्राचीनता, सबकी जानकारी दर्ज की गई है। जो बाहर की परिसर है उनका साक्ष्य तो साधारण कमीशन में पिछले वर्ष जो है अधिवक्ता कमीशन के दौरान सारे निकल चुके हैं, और लेकिन उसको गहराई तक अध्ययन एएसआई करेगा और कर रहा है। भाई हम लोगों ने तो नंगी आंखों से देखा कि ये त्रिशूल है, ये ब्रह्म कमल है, ये स्वास्तिक है, ये कलाकृतियां हैं, ये दीवालों पे जो तमाम मूर्तियां बनी हुई हैं, मंत्र हैं, ये हम लोगों ने साधारण आंखों से पिछले वर्ष देखा था। लेकिन अब उसको गहराई से अध्ययन जो है अपनी तकनीकी से एएसआई करेगा। और साक्ष्य न्यायालय मूर्तियां भी मिली हैं, बताया गया। अभी कहीं कोई मूर्तियां नहीं मिली, ये सारी चीजें अफवाह हैं। हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से उन बातों को गलत बताया गया है जिनमें मूर्तियां या त्रिशूल मिलने के दावे किए जा रहे हैं। महिला वादिनी और हिंदू पक्षकारों की तरफ से इन सबको लेकर बयान सामने आते रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक रेखा पाठक भी इसका जिक्र करती हैं। हालांकि वो साल भर पहले इन सबको देखने का दावा कर रही हैं, मौजूदा सर्वे को लेकर नहीं। देखिए, उसमें हमारे मंदिर के सारे अवशेष थे और एक मंत्र लिखा हुआ था, त्रिशूल था, डमरू था, शंख था और ये नहीं दूसरे भाषा में लिखा था, मतलब देवलिपि भाषा में लिखा था हम ही लोग का, लेकिन देवलिपि भाषा में लिखा हुआ था। क्या लगता है, अपन बातचीत की किसके बारे में क्या हो सकता है? ये मतलब जो ब्राह्मण लोग निकाले हैं वो मंत्र है। हम लोग पूछेंगे, बताएंगे, तब आप लोग को बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है, ये कौन से भाषा में है। नरसिम्हा जैसी कोई मूर्ति भी? हाँ, मतलब आकृति बनी, जैसे नरसिंह भगवान रहते हैं ना, उसी तरह पश्चिमी दीवार पे आकृति बनी हुई है। हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे दावों को लेकर मुस्लिम पक्ष भी नाराजगी जता रहा है।
अंजुमनिया इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने त्रिशूल वाली बात को लेकर यहां तक कह दिया कि त्रिशूल नहीं, वो अल्लाह है। जिस जमाने की बिल्डिंग बनी होगी उस जमाने में जो कारीगर रहे होंगे, उनके पास जो कला रही होगी बनाने की नहीं की, वो उसमें उस वक्त लागू इस्तेमाल की जाती है, वो बनाते हैं। और जहाँ तक है, हर मुगल पीरियड में बहुत से इस तरह के सिक्के चलाए जाते थे जिसमें स्वास्तिक भी बना हो, ओम भी बना हो, और दुनिया भर का हर तरह का सिक्का बनाते थे। उसमें कलमा किसी में लिखा रहता था, किसी में उस बादशाह शाही हुकूमत में तो वो लोग अपना जिसकी हुकूमत रहती थी वो अपने फ़ोटो की जो तो सिक्का चलाता था। तो ये कह देना कि ये फिक्स है कि नहीं साहब, कमल का फूल जो है अगर बना है किसी मस्जिद के पिलर पर तो साहब वो सिर्फ हिंदुओं के इस्तेमाल, ऐसा तो है नहीं कि फूल किसी के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है। हम कहते हैं कि आप कहते हैं त्रिशूल लिखा, हम कहते हैं अल्लाह लिखा, हम भी तो अल्लाह उसी तरह लिखते हैं। हम भी तो अल्लाह लिखने का ये वही सिस्टम है जिस तरह से त्रिशूल बनाने की बात करते हैं। बहरहाल बिना खुदाई जमीन के नीचे सर्वे के लिए एएसआई की टीम पेनिट्रेटिंग रडार टेक्निक का इस्तेमाल करेगी। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार एक ऐसी पद्धति है जिसमें उपकरण के जरिए 8 से 10 मीटर तक की वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। इसके तहत किसी भी संरचना के नीचे कंक्रीट, धातु, पाइप, केबल या किसी दूसरे सामान की पहचान की जा सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तकनीक के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन की मदद से सिग्नल मिलते हैं। इसके जरिए ये पता लगाना आसान हो जाता है कि जमीन के नीचे किस प्रकार और आकार की वस्तु या संरचना है। वैसे सर्वे का सोमवार को 5वां दिन था, लेकिन लगातार सर्वे की बात करें तो सोमवार को चौथा दिन ही था। दरअसल एएसआई की टीम जब सर्वे करने पहुंची तो मुस्लिम पक्ष सर्वे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन की रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर वाराणसी जिला अदालत के सर्वे के आदेश को बरकरार रखा था। हालांकि बाद में मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उसने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सर्वे का काम लगातार चल रहा है। 2 सितंबर एक डेट लगाई जिसमें उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है। 2 सितंबर आने में लगभग 1 महीने का समय है। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा सर्वे 1 महीने चलेगा। ये माना जा सकता है कि 1 महीने के पहले ही एएसआई अपना सर्वे ज्ञानवापी परिसर में पूरा कर ले और फिर जो भी समय उनको रिपोर्ट बनाने में लगे, उस पूरी रिपोर्ट को तैयार करने के बाद 2 सितंबर जो कि बनारस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख होने वाली है, उसमें एएसआई अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही इस मामले को लेकर कुछ साफ होने की उम्मीद की जा सकती है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और समत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ज्ञानवापी परिसर में चल रहे सर्वे में क्या कुछ हो रहा है और उससे क्या कुछ निकल कर आ सकता है, उसके बारे में आइए जान लेते हैं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक साइंटिफिक सर्वे है और साइंटिफिक सर्वे एडवोकेट कमीशन के सर्वे से अलग होता है। यहाँ पे अगर ये सोचना कि हर दिन कुछ मिलेगा वो गलत है, क्योंकि इसकी डिटेल्ड पूरे स्ट्रक्चर की, यहाँ के आर्किटेक्चर की, इसके नीचे क्या है, हर एक चीज़ की बड़ी डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी की जा रही है। और जब एएसआई की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि एएसआई की फाइंडिंग्स क्या हैं। हर दिन नहीं पता चल सकता है कि आज हमें क्या मिला या क्या नहीं मिला। दूसरी बात, वहाँ पे जो मशीन्स का उपयोग होने वाला है, मशीन्स का उपयोग होगा, उसके बाद हमें भी नहीं बताया जाएगा कि आज वहाँ पे क्या मिला। वो सारी चीज़ें एएसआई की रिपोर्ट में आएंगी। पूरे परिसर में सर्वे हो रहा है। एएसआई ने अपने पूरे इसको 42 मेंबर्स की जो टीम है उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। कुछ लोग गुंबद के वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं। वेस्टर्न वॉल की डिटेल्ड स्टडी की जा रही है। जो तहखाने हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी की जा रही है। जो मस्जिद के अंदर का भाग है, वजू टैंक के ठीक सामने जो 3 डोम है उसके नीचे डिटेल स्टडी की जा रही है। तो ये सारा काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात उस फाइट की जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। ये फाइट टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ एलॉन मस्क और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग के बीच होनी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर यानी एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा के यूजर्स को यह खबर तब पता चली जब एलॉन मस्क ने एक्स पर खुद एक पोस्ट करते हुए लिखा, मेटा के सीईओ जकरबर्ग के साथ होने वाली उनकी लड़ाई की एक्स पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। उसी पोस्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि इस मुकाबले से जो भी रकम जुटाई जाएगी वो बुजुर्गों के लिए दान की जाएगी।
इसके बाद मस्क ने अपने एक और पोस्ट में बताया कि मुकाबले की वजह से वो पूरे दिन वेट लिफ्टिंग यानी कि वजन उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास वर्कआउट के लिए टाइम नहीं है, इसी वजह से वो अपने साथ वजन लेकर ऑफिस आ रहे हैं। हाल ही में हिमेटा ने ट्विटर पर टक्कर में अपने नए माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स को पेश किया था, जिसके बाद से दोनों टेक कंपनियों के दिग्गजों के बीच जबानी जंग तेज हो गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि एलॉन मस्क ने जकरबर्ग को केज फाइट के लिए चुनौती दे डाली, जिसे बिना वक्त गवाए मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग ने स्वीकार कर लिया। जकरबर्ग ने तो मस्क से लोकेशन भी पूछ डाली कि उन्हें कहां फाइट करनी है, और इस पर मस्क ने भी उन्हें वेगास ऑक्टेगन आने के लिए न्योता दे दिया है। वेगास ऑक्टेगन वो जगह है जहां पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्क जकरबर्ग ने मार्शल आर्ट्स के फॉर्म जियो जित्सु के ट्रेनिंग ले रखी है। वहीं मस्क ने भी खुद इस बात का दावा किया है कि वो साउथ अफ्रीका में रियल हार्डकोर स्ट्रीट फाइट में हिस्सा ले चुके हैं। अब ऐसे में इन दोनों टेक सुरमाओं की लड़ाई का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन उनका मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है। इस मुकाबले को एक्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और इससे होने वाली आमदनी को चैरिटी के काम में लिया जाएगा। हालांकि ये केज फाइट कब होगी, अभी तक इसकी कोई फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन दोनों दिग्गजों के बीच होने वाली इस केज फाइट को लेकर पूरी दुनिया में दिलचस्पी बनी हुई है। केज फाइट दो फाइटर के बीच होने वाला मुकाबला होता है। इसमें फाइटर केज के अंदर अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मार्शल आर्ट्स भी शामिल होता है। और इस तरह की फाइट के लिए एक रिंग तैयार की जाती है, जिसके चारों तरफ तार का एक जाल बनाया जाता है। आपने इस तरह की केज फाइट कई बार WWE फाइट के दौरान जरूर देखी होगी, और उसी तरह के रिंग में जकरबर्ग और मस्क अब आमने सामने होंगे। बहरहाल हर कोई जानता है कि एक्स की टक्कर में थ्रेड को लॉन्च करने के बाद जकरबर्ग और मस्क वैसे ही आमने सामने हैं। करीब 1.5 साल पहले मस्क ने जब ट्विटर को खरीदा था तो उनको 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 3,64,000 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी पड़ी थी। और इसके बाद से ही मस्क के एक्स को सोशल नेटवर्क को छोटी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट की बढ़ती संख्या से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। इसी बीच मेटा के थ्रेड्स ऐप काफी तेजी से विकसित हुआ है। इस दौरान जकरबर्ग लगातार दावा करते रहे हैं कि पहले दिन 30 मिलियन यूजर्स यानी कि 3 करोड़ लोगों ने ऐप के लिए साइन अप किया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।